नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय, सबसे धाकड़ डिबेट शो आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलाई है, लेकिन इस बैठक से पहले ही जोरदार सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सबने मोदी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार गहरी नींद में सोती रही और इसकी कीमत हमारे शहीद जवानों को चुकानी पड़ी। लेकिन आज बात सिर्फ सियासत की नहीं होगी। आज मैं चीन को लेकर इतिहास के पन्ने खोलने वाला हूं। 2013 में मौजूदा रक्षा मंत्री ने क्या कहा था, और सवाल बार बार एक पूछा जाता है कि क्या बॉर्डर पर चीन के खिलाफ हमारी तैयारी अधूरी है। आज मैं इस पर भी बहुत बड़ा कबूलनामा आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन सवाल है कि आखिर सियासत कब बंद होगी। हमारे नेता क्यों भूल जाते हैं कि हमें साथ मिलकर चीन के खिलाफ लड़ना है, आपस में नहीं भिड़ना है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सरहद संभाले या सियासत। लेकिन आज आर पार में अब से कुछ देर बाद हम वो खबर दिखाने वाले हैं जिससे सियासी तूफान खड़ा हो जाएगा। इस देश की राजनीतिक पार्टी का एक सदस्य क्या कुछ कर रहा है, ये सोचकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज का आर पार जोरदार होगा, जबरदस्त होगा। चीन के मुद्दे पर सबको साथ लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों की बैठक बुलाई। लेकिन इस बैठक से पहले ही सियासत शुरू हो गई। राहुल गांधी ने फिर एक बार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अब ये साफ है कि गलवान में चीन ने साजिश रची। सरकार समस्या को टालते हुए गहरी नींद में सोती रही। इसकी कीमत हमारे शहीद जवानों को चुकानी पड़ी। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी के बड़े नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई तो 2 कदम आगे निकल आए। न जाने कहां से ये सबसे अलग रिपोर्ट निकाल लाए। 20 जवान मारे गए और बिना शस्त्र हो गए थे। एक भी उनका जवान मरा नहीं, सारे हमारे मरे। सोचिए जरा, हमारी न्यूज एजेंसी एनआई कह रही है कि 40 से ज्यादा चीनी सैनिक हताहत हुए। अमेरिका की एजेंसी कह रही है कि 35 से ज्यादा चीन के सैनिक मारे गए। खुद चीन की न्यूज रिपोर्ट में कहा गया कि हाँ, उनके सैनिक भी मारे गए। लेकिन पता नहीं हुसैन दलवाई कहां से ये रिपोर्ट ले आए कि चीन का कोई सैनिक नहीं मारा गया। लेकिन सियासत चौतरफा है। जरा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का बयान भी सुन लीजिए। सही जानकारी देश को नहीं देना, यह देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। जवानों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में आंकड़े छिपाना, देश को गुमराह करना। सवाल है कि क्या इस वक्त ऐसी सियासत उचित है। लेकिन अब हम आपको भारत और चीन के मसले पर सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि खुद मनमोहन सिंह सरकार में रक्षा मंत्री रहते हुए 2013 में AK एंटनी ने बहुत बड़ी बात कही थी। With the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. इस खुले कबूलनामे के बाद सवाल है कि आखिर क्यों चीन से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया। क्या ये पुरानी सरकारों की चूक नहीं है? इन तमाम मुद्दों पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सरहद संभालें या सियासत। और इस समय की बहुत बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा है कि 5 मई के बाद से ही अब बैठक बुलानी चाहिए थी। कई चीजें अभी भी अंधेरे में रखी हुई है। मोदी सरकार अंधेरे में रख रही है देश को।
सोनिया गांधी का कड़ा प्रहार सरकार के ऊपर। बहुत स्पष्ट शब्दों में सोनिया गांधी बोली, सभी दलों की बैठक को देरी से बुलाया गया और अंधेरे में रखा गया है। इस समय की बड़ी खबर, हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग हैं इस समय। मेरे साथ इस चर्चा में पवन खेड़ा हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अजय आलोक है, नेता जेडीयू के। दिनेश वार्ष्णेय है, नेता लेफ्ट के। सुधांशु त्रिवेदी, सोनिया गांधी और एक और बड़ी खबर है, राजस्थान में अशोक गहलोत ने धमाकेदार जीत दर्ज करी है। कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट जीत गए हैं, बीजेपी का एक कैंडिडेट हार गया है। अशोक गहलोत कांग्रेस के संकट मोचक बने, क्योंकि वहां पर बहुत तोड़फोड़ की खबरें आ रही थी। तो सीधी लड़ाई में अशोक गहलोत ने चित्त कराया भारतीय जनता पार्टी को, तो वहां पर राज्यसभा कैंडिडेट बीजेपी का हार गया है। तो अच्छी खबर नहीं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपके लिए, पहली राजस्थान से, जहां पर राज्यसभा के दोनों कैंडिडेट अपने कांग्रेस जिता के लेकर आ गई है और सोनिया गांधी ने जबरदस्त अटैक किया है, कहा है कि अंधेरे में अब भी रख रही है सरकार। देखिए, राजस्थान का चुनाव परिणाम आ गया तो अब उसके ऊपर ना कोई बात करने की आवश्यकता, ना राजनीति करने की आवश्यकता है। चुनाव परिणाम आने के बाद उसे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। जहां तक सोनिया गांधी जी की बात है, जब सरकार पूरी पारदर्शिता से बात कर रही है, और आज का युग तो वैसे ही बहुत पारदर्शिता का है, जो आज से 15-20 साल पहले भी नहीं संभव था। आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी आप सीधे जुड़े हुए हैं। क्या विदेशी एजेंसीज कह रही, क्या ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, समझ में आ रहा है, वो कह रहा हम एग्रेसर हैं। क्या नाटो का बयान है, वो आज आप पढ़ सकते हैं। क्या अमेरिकन थिंक टैंक्स कह रहे हैं, वो आज आप पढ़ सकते हैं। क्या अंतरराष्ट्रीय अखबार कह रहे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए उस पर भी आपको भरोसा ना हो, भारत सरकार के आपको बयान पे तो भरोसा नहीं होगा, चीन की सरकार के बयान पे भरोसा कर लीजिए। उसके बाद भी यदि किसी को नहीं दिख रहा है तो भाई ये तो मैं कहूंगा आदतन है, ये प्रवृत्तिगत है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सवाल तो कांग्रेस पार्टी सदैव से पूछती रही है। कोई भी मुद्दा हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, आतंकवाद संबंधी विषय हो और चीन का संबंधी विषय हो, तो हमेशा अविश्वास का भाव सरकार के प्रति रखना, हमेशा राष्ट्र विरोधी शक्तियों की बजाय भारत सरकार से सवाल पूछना, वही एक सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। अन्यथा प्रधानमंत्री जी ने सरकार में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ समय रहते सारी जानकारी सभी नेताओं के साथ साझा की। मेरी उम्मीद है कि आपको भी पवन खेड़ा ने आराम से सुना है 1.25 मिनट, और आप भी पवन खेड़ा को आराम से सुनेंगे। एक सहज बहस होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है इस समय, इस माहौल में। जब हम इस समय बात कर रहे हैं तो भारत के कई लड़ाकू विमान लेह लद्दाख के आसमानों में घूम रहे हैं, चीन को चेतावनी दे रहे हैं। पवन खेड़ा, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है या फिर आप लोग भरोसा करना नहीं चाहते? नीयत क्या है? 20 अक्टूबर 1962, आप हैरान होंगे अमीश देवगन जी की 1962 की बात तो सुधांशु जी को करनी चाहिए, पवन खेड़ा कर रहा है, मैं करूंगा। शुरुआत इस 1962 से करूंगा। इनका प्रिय सन है, जहां हमें चोट पहुंची थी वो सन इनका प्रिय है। 67 की बात ये करेंगे ही नहीं नाथुला की, जहां हमने चोट पहुंचाई थी चाइना को, पूरे इस देश के इतिहास में पहली बार वो चोट पहुंचाई थी। खैर छोड़िए 67 को। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेनाओं ने भारत पर हमला बोला। 26 अक्टूबर 1962 को अटल बिहारी वाजपेयी जी जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने गए, एक डेलीगेशन लेकर 4 लोग, और उनसे मांग की कि आप तुरंत एक विशेष सत्र बुलाइए संसद का, देश की सीमाएं खतरे में। नेहरू जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया, स्वीकार किया, और 8 नवंबर को विशेष सत्र हुआ। अमीश देवगन जी, मेरे राज्य से एक इंडिपेंडेंट सांसद थे एलएम सिंघवी साहब, उन्होंने कहा साहब इसको सीक्रेट सेशन रखते हैं, अच्छा नहीं लगता, आप पर बहुत हमला होगा। नेहरू जी को कहा उन्होंने। अटल जी ने कहा कि भाई मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे विशेष सत्र चाहिए। कई लोगों ने नेहरू जी को सलाह दी कि नहीं, इसको है ना सीक्रेट रखिएगा, बहुत हमला होने वाला है आप पर। नेहरू जी ने क्या जवाब दिया? ये लोकतंत्र है, अगर मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ये देश के प्रश्न हैं, मैं चाहता हूं ये मुझसे पूछें और देश मेरे इनके प्रश्न भी सुने और मेरे जवाब भी सुने। जी, वो होता है लोकतंत्र। उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा अटल जी को कि अरे सियासत मत करिए। और जब 8 नवंबर को संसद का वो सत्र हुआ अमीश देवगन जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुंह से आग के गोले बरस रहे थे नेहरू जी के खिलाफ। शर्मिंदा, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने देश का सर झुका दिया। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही, लेकिन एक बार भी पलटकर किसी कांग्रेस के नेता ने अटल जी को यह नहीं कहा कि अटल जी अभी सरहद पर एक्शन चल रहा है, सियासत मत करिए। 1 सेकंड, थोड़ा पास मुझे 5 सेकंड और दे दीजिए, 15 सेकंड ले लीजिए।
15 अगली सेकंड बार ले में कम कर लीजिए, देंगे। आज की बात भी कर लीजिएगा। अभी आपने इतिहास के पन्नों की बात से आपने कार्यक्रम शुरू किया, तो मैं जरा बता दूं, आज की बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप हम पर आरोप लगा रहे हो जब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे आप अपनी छवि की चिंता करना बंद करिए। 4 साल है चुनाव में, सीमाओं की चिंता करिए। आप अपनी छवि को बचाने के चक्कर में सच को छिपाए चले जाते हो। आज अखबारों से मालूम पड़ता है कि 10 हमारे जवान उनके कब्जे में थे और छूटे अब। और जवान अगर उनके कब्जे में थे, सेना का रक्षा मंत्रालय का स्टेटमेंट क्या आया? नहीं आया ना। जहां रक्षा मंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए, वहां विदेश मंत्री आकर झूठा स्टेटमेंट देते कि हथियार थे उनके पास। आज सुरेंद्र सिंह, हवलदार सुरेंद्र सिंह के पिता का स्टेटमेंट पढ़िए, उन जो घायल हो चुका है, उसके पिता ने कहा कि हथियार नहीं थे, खाली हाथ गए थे। सारे नियम चीन पर कोई नियम नहीं लागू होगा, सारे नियम हम पर लागू होंगे। जो 96 के नियम ये बताते हैं वो बॉर्डर मैनेजमेंट के नियम है, बॉर्डर की रक्षा के नियम नहीं है वो। ठीक है, आपने हमारे जवानों को मरने छोड़ दिया वहां। पवन खेड़ा जी, आपने चीन के वो 10 चीन ने भारत के 10 सैनिकों को कब्जे में ले रखा है, आपने वो बात बोली, उस पर तो चीन ने भी क्लैरिफिकेशन दे दी कि ऐसा कुछ नहीं है। भारत की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आ चुका है, आपकी जानकारी के लिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी क्लियर स्टेटमेंट, आपने रक्षा मंत्रालय पे सवाल पूछा, आपने भारत की सरकार पे सवाल पूछा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ही विल रिस्पॉन्ड। ओके डॉक्टर त्रिवेदी, आप क्या अंधेरे में रख रहे हैं जो आप पे बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं? आप अपनी छवि को लेकर बहुत चिंतित है। देखिए, मैं बिल्कुल बिंदुवार उत्तर देता हूं। जो अभी पवन खेड़ा जी ने कहा, तो चीन की सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है कि ऐसी कोई चीज नहीं थी। अब तो कोई स्कोप नहीं रह जाता। जब आप जिसके लिए कह रहे हैं कि उसने पकड़ा था, वही कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। यही तो समस्या है कि भारत का बयान हो या चीन का बयान हो या विदेशी एजेंसीज का बयान हो, किसी पर भरोसा नहीं करना है। भरोसा कहां से टूट सके उसके ऊपर नजर रखनी है। दूसरी बार हमारे मित्र पवन खेड़ा जी ने बहुत अच्छी बात कही 1962 में, आपने अक्टूबर की बात कही, 20 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 8 नवंबर, थोड़ा और आगे चले जाते, दिसंबर 1962, युद्ध समाप्त होने के बाद नेहरू जी ने क्या बोला था? जनसंघ की खूब प्रशंसा की, और जनसंघ की नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक की खूब प्रशंसा की। थोड़ा और आगे जाते 26 जनवरी 1963, 2 महीने बाद, उन्होंने संघ को बुलाया पथ संचलन के लिए गणतंत्र दिवस परेड में। तो हमने प्रश्न पूछा, मगर कहीं पर भी सरकार को कमजोर करने का नहीं, मजबूत करने का प्रयास किया। ये 1962 दिसंबर और 63 के नेहरू जी के। और फिर प्रश्न क्यों पूछा, उसका भी जवाब देता हूं। 1958 में चीन ने ऑफिशियली घोषणा की, उनके सरकारी अखबार पीपुल्स डेली में, कि हमारे इलाके में 300 किलोमीटर सड़क बना ली गई। उसके बावजूद चाउ इन लाई अप्रैल 1960 में भारत आए, नेहरू जी ने उनका स्वागत सत्कार किया, और उनके जाने के बाद नेहरू जी ने 26 अप्रैल 1960 को राज्यसभा में भाषण दिया। उसके बारे में डिटेल उन्होंने कहा, चीन मानने को तैयार नहीं है, वो अक्साई चीन अपना मान रहा है, कह रहा नेफा पे हम दावा छोड़ सकते हैं, यानी आज के अरुणाचल प्रदेश पे अक्साई चीन पे नहीं छोड़ेंगे। तो यानी नेहरू जी ने एक प्रकार से पहली बार ये कंसीड किया गलती। उसके बावजूद दिसंबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सदस्यता देने के लिए सरकार ने, नेहरू जी ने वकालत की। जी सुधांशु त्रिवेदी, आप और पवन खेड़ा दोनों इतिहास में चले गए हैं, बिल्कुल आप इतिहास में जाइए, लेकिन जरा प्रेजेंट की भी बात करिए जो बड़ी महत्वपूर्ण है। जो प्रेजेंट की भी बात करिए जो बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इस समय ये ऑल पार्टी मीटिंग लगभग खत्म हो रही है, कई तरह की खबरें वहां से निकल के आ रही है। पवन खेड़ा, मैं अजय आलोक आपके पास भी आऊंगा, प्रोफेसर वार्ष्णेय। पवन खेड़ा, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली, क्योंकि भारत वहां पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, इस वजह से चीन को बड़ी तकलीफ हो रही है। ये एक प्रैक्टिकल बात है जो कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट इसकी बात कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इस समय देश की सरकार के साथ खड़े होने का ये वक्त है, क्योंकि ये समय नाजुक भी बहुत है? इस समय हम सरहद पे लड़ाई लड़ेंगे या सियासी लड़ाई लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी को बुलाया नहीं बुलाया, आरजेडी को बुलाया नहीं बुलाया, क्योंकि आपका सवाल तकलीफ ये है। इसका जवाब सुनिए। जब आपको मालूम है, 40-45 दिन पुरानी खबर है ये, जब लगातार आप तो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, आपको तो मालूम है कि वहां जमावड़ा हो रहा है, चीन गड़बड़ कर रहा है सीमा पर, तब आप राजनीतिक रैली कर रहे हैं, अमित शाह राजनीतिक रैली कर रहे हैं, पीएलई की चिंता ना करके एमएलए खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तब तो नहीं पूछा जाता कि ये सियासत क्यों हो रही है, सरहद की चिंता करिए। गृह मंत्री, जिसके सीधा नीचे इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है, जिसके सीधा नीचे आईटीबीपी आती है जो रक्षा करती है हमारी सीमाओं की, उस गृह मंत्री को वो चिंता नहीं है कि लद्दाख की सीमा के वहां क्या हो रहा है, उसको चिंता है बिहार का चुनाव हो रहा है, उसको वो चिंता है कि राज्यसभा की एक सीट एक्स्ट्रा कैसे मिल जाए गुजरात में और राजस्थान में,
उसको वो चिंता है। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी रैलियां कर रहे हैं, वर्चुअल रैली, तब तो कोई नहीं पूछता कि साहब सरहद की चिंता करिए, सियासत बाद में हो जाएगी। अरे हम तो जो सियासत भी कर रहे हैं तो सरहद की चिंता में बंधे हुए कर रहे हैं। बार बार आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं सरहद पे क्या हो रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। ज्यादा लंबा इतिहास नहीं। पवन जी, पर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं, ये कहना कितना वाजिब है? डरे हुए वाजिब है? वो अपनी छवि को लेकर इतने डरे हुए रहते हैं कि कहीं मेरी छवि ना खराब हो जाए, मेरी छवि एक स्ट्रॉन्ग मैन की, सुपरमैन की, वो नहीं खराब हो जाए। अरे साहब, आपकी छवि बरकरार रहे, भगवान आपको स्वास्थ्य अच्छा दे, लंबी उम्र दे, छवि की चिंता मत करिए। ओके, डॉक्टर त्रिवेदी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। चिंता करिए नहीं। ओके डॉक्टर सुधांशु रिस्पॉन्ड। एक सेकंड, 5 सेकंड। ओके 5 सेकंड। माउंटेन स्ट्राइक कोर 2013 में यूपीए सरकार ने उसके लिए 68,000 करोड़ आवंटित कर दिया था। 88,000 नए रिक्रूट होते। माउंटेन स्ट्राइक कोर अगर होती, जो आज बन चुकी होती, तो आज गलवान वैली की स्थिति हो ही नहीं सकती थी, डोकलाम नहीं होता। आते ही इस सरकार ने क्या किया जरा पूछिए। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने उसमें पैसा नहीं आने दिया, निर्मला सीतारमण जी ने उसमें पैसा नहीं आने दिया। सुधांशु रिस्पॉन्ड। और कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय दबाव में आप लोगों ने माउंटेन स्ट्राइक कोर को नहीं आने दिया। इसका कारण आज बताया जाए, देश जानना चाहता है माउंटेन स्ट्राइक कोर। ओके पवन खेड़ा, आपने अपनी बात को रख लिया। पवन जी, आपने अपनी बात को रख ली। डॉक्टर त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। देखिए, आपने जो ये बात कहने का प्रयास किया कि रैली की बात, तो भाई वो राजनीतिक व्यक्ति भी है, रैली भी करते हैं। वो अलग बात है कि आपके यहाँ ऐसा प्रधानमंत्री बनाए जाते थे, विनम्रता के साथ उनके प्रति सम्मान रखते हुए, कोई रैली के लिए डिमांड ही नहीं करता था, तो अलग बात थी। खैर, अब मैं यहाँ पर एक बात दूसरी आपकी बात कहता हूँ। जो आपने कहा सुरक्षा की बात, सरकार इस पर पूरी तरह सचेत थी। आपने कहा कि आपके जमाने में हुआ, तो मैं विनम्रता से पूछता हूँ 2008 से 14 के बीच में कितनी डिफेंस की खरीद हुई बता दीजिए, कितनी सड़कों का निर्माण हुआ बता दीजिए। और जहां तक दबाव की बात है, तो चीनी कंपनियों को सर्वाधिक जो भारत में फुटेज मिली है वो 2007, 8, 9 में मिली है। वो दौर था जब कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से सरकार थी। कांग्रेस के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस शायद उतनी गलती नहीं करती, कम्युनिस्टों के सपोर्ट की वजह से बड़ी भारी समस्या हुई। और उस दबाव में कांग्रेस ने कौन कौन से कंपनियों को यहाँ पर भारत में आने दिया। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, हमारी सरकार आने से पहले पर्यावरण के नाम पर कितनी सड़कों के निर्माण कार्य को रोका गया था, और आने के साथ 1 महीने के अंदर हमने चीन की सीमा से सटे हुए जितने भी रोड निर्माण के कार्य थे उन पर पर्यावरण की बंदिश हटाई, क्योंकि इस समय देश की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हमने इस विषय के ऊपर पूरी तरह कार्रवाई करके दिखाई। अब एक और बात मैं कहना चाहता हूं जिसपे हमारा आपका कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। समस्या जानते हैं क्या है? आज चीन को किस बात पे दर्द हो रहा है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो सड़क काराकोरम हाईवे जा रही है, जो हमने सड़क बनाई है, वहां से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी है। दुनिया की सबसे ऊंची जगह के ऊपर सियाचिन में हम बैठे हुए हैं, सबसे ऊंचे एयर स्ट्रिप दौलत बेग ओल्डी के ऊपर हमारा वो है। इस कारण से चीन को डर लग रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सड़क को हम कभी भी बाधित कर सकते हैं अगर उससे कोई विवाद हुआ। और जो चीन का समुद्री व्यापार है वो सारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी होते हुए है, जहां पर हमारी नेवल प्रेजेंस अधिक है। तो हमारे आपने अपनी बात को रखा कि हम मजबूत सामरिक स्थिति में हैं, मगर अफसोस की बात है हम आंतरिक मामले में कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। अनेक प्रकार के आरोप आंतरिक लोग ज्यादा लगाते हैं, भले ही आप बाहर से मजबूत स्थिति में। अब पवन खेड़ा, मैं आज को कोट करता हूं और इतिहास को कोट करता हूं। पवन खेड़ा, हुसैन दलवाई जो कि आपके फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे जवान बिना हथियार के गए थे, चीन के हमले में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, चीन का एक भी जवान मारा नहीं गया है, जबकि चीन ने खुद माना है उनके कितने जवान मारे गए हैं। अमेरिका ने बोला है 35 मारे गए हैं, A9 न्यूज एजेंसी का कोट है 40 के अराउंड मारे गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और 2013 में AK एंटनी फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चाइना ने ज्यादा कंस्ट्रक्ट किया है, हमने उतना कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, और पिछले 10-15 सालों में तो बिल्कुल कंस्ट्रक्ट नहीं किया। आई हैव अ बाइट आल्सो इन इंग्लिश, आई कैन प्ले इट आल्सो इफ यू वांट। योर टेक ऑन दिस, ऑन हुसैन दलवाई एंड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी। देखिए, देन आई विल गो टू आचार्य। पहली बात तो ये, मैं इसका जवाब दूंगा, मैं भूलूंगा नहीं, आप निश्चिंत रहिए। 62 के बाद, 67 के बाद हमारे चीन के संबंध खराब हो चुके। सबसे पहले कौन थे वो विदेश मंत्री जो चीन में सबसे पहले गए? अटल बिहारी वाजपेयी। हाथ मिलाए, वापस से दोस्ती हुई। चीन और भारत का व्यापार सबसे सुदृढ़ किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी। 2003 की जो यात्रा थी, उसका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था चीन में, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब गए थे, उसमें पहली बार तिब्बत का पूरा अधिकार
चीन को दे दिया, रिकॉग्नाइज शब्द यूज किया, जो शब्द डिप्लोमेसी में बहुत मुश्किल से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अटल जी ने वहां सरेंडर, माफ कीजिएगा, बड़ा दुख के साथ नहीं बता रहा। आज आप इतिहास नहीं सुनना चाहते, आज की बात सुन लीजिए। न रक्षा मंत्री ने चीन का नाम लेने की हिम्मत दिखाई, न प्रधानमंत्री ने चीन का नाम लेने की हिम्मत दिखाई, न जयशंकर जी ने चीन का, अरे आपको चीन का नाम लेने में क्या घबराहट है भाई, उसने हमारे जवान मारे हैं। अब आप हुसैन दलवाई ने क्या कहा ज्यादा जरूरी है, लेकिन रक्षा मंत्री कह रहा है कि नहीं हथियार लेकर गए थे और कोई एक सेकंड और हथियार लेकर गए और इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कोई ट्रीटी है, वो ट्रीटी हम पर ही लागू होती है। पवन जी, हुसैन दलवाई बहुत छोटी बात नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि भारत की सेना ने किसी को कुछ नहीं मारा, हम लोग पिट के आ गए वहां से वापस। डू यू थिंक दैट इज वैलिड? जब तक आप पारदर्शिता नहीं रखेंगे, देश को विश्वास में नहीं लेंगे, अलग अलग तरह की बातें आपको सुनाई देती रहेंगी। ठीक है। अब आपने कहा एंटनी साहब, या 2013 आई कोटेड, किसी सवाल से नहीं डरते साहब हम। उन्होंने कहा कि काम कम हुआ बनिस्बत चीन के। ऐसी ईमानदारी इस सरकार में एक मंत्री की बता दी। ये सब देखते हुए उन्होंने माउंटेन स्ट्राइक कोर की बात रखी थी और जो लागू करने की हमने चेष्टा की, इन लोगों ने नहीं होने दिया। और खंडूरी साहब को किसने निकाला पार्लियामेंट की कमेटी से? जी बीसी खंडूरी साहब तो इनके नेता हैं। ठीक है पवन जी, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन आपने वाजिब बात बोली कि ईमानदारी जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की भी तो आवश्यकता थी ना। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चाइना का मुकाबला कर पाएंगे उसकी भी तो बात थी। उन्होंने बोला मैं सच स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है, बुनियादी ढांचे में चीन हमसे बहुत आगे है, कहीं ज्यादा आगे है। आजादी के बाद कई सालों तक हमारी पॉलिसी बॉर्डर को अविकसित रखने की थी। अमीश देवगन जी, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे आते ही सड़कों का जाल इन्होंने ही बिछाया, उससे पहले तो वहां बॉर्डर पे कुछ हुआ ही नहीं है। सिक्किम तो हमने विलय करवाया ही नहीं है, सब कुछ इन्होंने करा दिया। डॉक्टर त्रिवेदी नाउ रिस्पॉन्ड। ओके पवन जी, मैंने आपको 30 सेकंड दिए थे। डॉक्टर त्रिवेदी, विद योर परमिशन मैं डॉक्टर अजय आलोक को ले रहा हूं, ही इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, और लेफ्ट के नेता भी इंतजार कर रहे हैं। अजय आलोक इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, लद्दाख के सांसद ने एक बड़ा ट्वीट करा है, मैं उस खबर के ऊपर भी आऊंगा। अजय आलोक, योर रिएक्शन, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप तो सरकार के साथ हैं, एनडीए में है, आपको सरकार पे विश्वास है या आपको भी लगता है सरकार बहुत कुछ छुपा रही है जैसा कांग्रेस कह रही है? अमीश जी, आज सरकार के साथ होने या न होने का प्रश्न नहीं है, आज देश के साथ होने का प्रश्न है। मैं हूं चाहे आप हों, और मैं उम्मीद करता हूं हमारा विपक्ष भी, आज सबको ही हम लोग देश के साथ होंगे। जिनको देश के साथ नहीं होना है वो अपनी तुच्छ राजनीति आज ला सकते हैं। 1962 में अटल जी गए थे, ये हुआ था, उन्होंने वन पार्टी डेलीगेशन बुलवाई, तुरंत हो कर दिया। तो कब गए थे अटल जी? जब वॉर शुरू हो गया था। आज क्या वॉर शुरू हो गई है जो 5 मई का डिले करने का गाना गा रहे हैं? भैया ऑल पार्टी डेलीगेशन है, जाके अपने सुझाव रखिए ना, सरकार के साथ खड़े होइए। ये ऑन एयर आके इस तरह से डिफरेंस अपने व्यक्त करके कि आप हर चीज़ में सरकार से आप सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो हम जानते हैं आप नहीं सेटिस्फाइड होइएगा, आप विपक्ष से तो सेटिस्फाई कहाँ हो जाइएगा। अच्छा, आप पॉइंटेड सवाल उठा रहे हैं, जब आपको उसके जवाब मिल रहे हैं आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, वो सब बातें अपनी जगह है। लेकिन क्या आज जब एक्सटर्नल एग्रेशन एक हो रहा है, अजय लोग विपक्ष को सवाल पूछने का तो हक है कि वो हक भी नहीं है, बोलना चाहिए। अजय बिल्कुल है, विपक्ष को सवाल पूछने का हक है कि नहीं है? सवाल पूछने, अमित, सवाल पूछने से किसने मना किया है? सोनिया गांधी क्या सवाल नहीं पूछ रही है बैठक में कि बहुत चीज़ अंधेरे में लगता है, बताइए पहले क्यों नहीं, क्या पहले से अतिक्रमण कर लिए? क्या सवाल नहीं पूछ रही है सोनिया गांधी? बिल्कुल पूछ रही है। आज सोनिया गांधी ने स्वागत भी किया ऑल पार्टी मीटिंग का, सबने स्वागत किया। लेकिन जब राहुल गांधी जी 3 दिन पहले से ये सब सवाल दागने शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मंशा पे तो शक हो ही जाएगा। अभी बात कर रहे थे चाइना की, ये किया वो किया, जरा जवाब देंगे हमारे कांग्रेस के मित्र? जयराम रमेश थे ना आपके मंत्री, क्या मोदी सरकार में किसी मंत्री की हिम्मत है कि अपने देश के पॉलिसी के बारे में जाके चाइना में क्वेश्चन करे? यही आपके जयराम रमेश थे ना, चाइना में जाके क्वेश्चन किया था कि चीनी कंपनियों को अपना व्यापार शुरू करने में इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं, ये पॉलिसी बदलनी चाहिए, जिसमें मनमोहन सिंह का सोनिया गांधी ने फटकार लगाई थी। चाइना के प्रति सॉफ्ट कौन रहा है शुरू से लेकर आज तक? 93 में सीबीएम करने कौन गया था? नरसिम्हा राव गए थे, 87 में राजीव गांधी का, 88 में श्रीलंका का पोर्ट, श्रीलंका ने अपना हार्बर भी दिया था चाइना को बनाने के लिए, नेवल पोर्ट। तो तमाम चीज़ें हैं सर, आप ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से इसलिए कुछ नहीं हुआ है। लगातार आप लोगों ने ऐसी प्राइम मिनिस्टर शब्द का दुरुपयोग किया है, कांग्रेस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर शब्द का दुरुपयोग किया है। पहली बार 70 वर्ष के इतिहास में हुआ होगा कि भारत के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं आता ओलंपिक्स का, चाइना के द्वारा और एक देश के द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी को निमंत्रित किया जाता है।
एक लोकतांत्रिक पद की आपने धज्जियां उड़ा के रख दी, आप क्या बात करेंगे? और यही तू मैं करनी है तो 10 बातें हमारे पास होंगी, 10 आपके पास होंगी, ठीक है, 10 सुधांशु जी के पास होंगी, 10 प्रोफेसर वार्ष्णेय, मैं आपके पास आना चाह रहा था क्योंकि डायरेक्ट अटैक करा है पवन खेड़ा के ऊपर, मुझे उनको 40 सेकंड देने पड़ेंगे रिबटल के। आई नो आई हैव टू कम टू यू। ओके पवन जी, रिस्पॉन्ड इन गिवन टाइम। मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा, ये छोटी बातों का जवाब हल्की बातों का जरूर बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन मैं तथ्यों पर जरूर बात करूंगा। मुझे ये बताइए, 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति आज भारत चीन से जो इंपोर्ट करता है वो 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति, हमारे वक्त था 3,000, डबल हो गया। सुधांशु जी कहते हैं कि आपके वक्त बहुत मौके दिए थे। चीन की कंपनियों के कितने कार्यालय गुजरात में स्थापित हुए हैं? एज चीफ मिनिस्टर कितनी बार वो चीन की यात्रा की है उन्होंने? बिफोर ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर कितनी बार उन्होंने यात्रा की चीन की? क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी के सीपीसी के? उस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से संबंध रखती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए मैं छोटी बात नहीं करूंगा जैसे मेरे मित्र अजय आलोक ने की, ऐसी बातें मैं नहीं करूंगा। लेकिन आज ये छोटी बात थी? देश का प्रधानमंत्री आपको छोटी बात लगती है? नहीं, देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा आपको छोटी बात लगती है, तो ये आपकी छोटी सोच है, मेरी नहीं। अमीश देवगन जी, अगर आप इन्हें रोकेंगे तो आपकी कृपा होगी। इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। नहीं, आपको मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप छोटी बात करते हैं, इसलिए आपको मैं नहीं जवाब दूंगा। मुझे नहीं, देश की जनता को दीजिए। देश के प्रधानमंत्री पद के गरिमा की बात है। कैसे एक राष्ट्र प्रधानमंत्री को नहीं निमंत्रित करता है, सोनिया जी को निमंत्रित करता है? जवाब दीजिए इसका। हर बात प्रधानमंत्री पद के गरिमा गिराई है आप लोगों ने। इसको चुप कराइए आप। एक करके आप इन्हें चुप नहीं करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, बोल दीजिए नहीं करा पाएंगे तो फिर मैं इन्हें बोलने देता हूं, मैं भी बताता हूं। पवन जी वो चुप है, आप बोलिए अपनी बात को। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए पहले। बोलने चले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं न्योता दिया चीन ने? पॉलिटिकल पार्टी है वैसे। सोनिया गांधी जी ने किस हैसियत से अखिल साहब को भेज दिया वहां? तो अपनी हैसियत समझ के बात जवाब नहीं तो बगले झांक रहे हैं। बोले नहीं। मोबाइल कंपनी 70% हमारे यहाँ मोबाइल के पार्ट्स जो हैं आज चाइना से आते हैं, मोदी जी की कृपा से आते हैं। तो कम से कम ये आरोप लगाने से पहले सुधांशु जी कि हमारे वक्त सबसे ज्यादा बिजनेस बढ़ी थी, आप अटल जी ने जो बिजनेस शुरू की, जो टैरिफ स्ट्रक्चर शुरू किया, से लेकर अब जब मोदी जी बिना एजेंडा की यात्रा करने चाइना पहली बार, और उम्मीद करता हूं आखिरी बार ऐसा हुआ होगा इस देश के। आपका ऑडियो थोड़ा कट रहा है पवन जी। कर रहे हैं आप। जी पवन जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं दिनेश प्रोफेसर वार्ष्णेय को ले लूं, फिर अजय आलोक, मैं आपसे जवाब जरूर लूंगा। आपका ऑडियो मैंने ऑफ कर दिया था, यू मेड योर पॉइंट। मैं आपसे दोबारा लूंगा क्योंकि आपको पवन खेड़ा ने बात कही। प्रोफेसर वार्ष्णेय, क्या सरकार पर आपको भी भरोसा नहीं है? क्योंकि इस समय देश चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को अभी भी अपना स्कोर सेटल करना है। प्रधानमंत्री, देखिए अमीश जी, आपने औरों को इतना समय दिया है, मुझे भी थोड़ा सा समय अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। जी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का साफ तौर पे मानना है कि इस देश में हमें अपने हितों की रक्षा खुद करनी है और उस हितों की रक्षा में हम सब एक हैं। परंतु प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ लेना या रूलिंग पार्टी से प्रश्न पूछ लेने में कोई खामी नहीं। उसका कारण यह है कि 45 दिन तक ये कहते रहे कि साहब चीनी सेनाएं भारतीय क्षेत्र में नहीं आई। अब वो गलवान घाटी के नीचे तक आ गई, फिंगर 1 तक है वो। फिंगर 4 की तो बात छोड़िए, फिंगर 1 तक है। अब उस पर छोड़िए आप, अब सियासत भी आपको देखनी पड़ेगी और सरहद भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि सरहद की सुरक्षा सियासत के जरिए होती है और वो सिविलियन सियासत है, नागरिक सियासत होती है, ना कि मिलिट्री कमांड से। मिलिट्री कमांड तब होती है जब मिलिट्री कमांड को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि अब आप निर्णय लीजिए कि कैसे युद्ध लड़ना। अभी तक तो युद्ध डिक्लेयर ना हमने किया ना चीन ने किया। हमारा ये मानना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कि बहुत गलत हुआ है, भारतीय क्षेत्र में चीनी सेनाएं आई हैं। दोनों देश इसको कूटनीतिक तौर पे इसको सॉल्व करें और सभी नेताओं से, खास तौर से बीजेपी के नेताओं से मेरा अनुरोध होगा कि झूठे राष्ट्रवाद की बात ना करें, युद्ध के उन्माद की बात ना करें। कोई भी नेता किसी भी पार्टी के युद्ध की उन्माद की बात ना करें। देश पहले ही कोरोना से बड़ी खबर लद्दाख से बड़ी खबर।
लद्दाख में कांग्रेस के काउंसलर जाकिर हुसैन, उनकी गिरफ्तारी का आदेश आईजी ने दे दिया है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, लद्दाख के सांसद ने एक ऑडियो क्लिप ट्वीट करी थी उनकी, जिसमें और जिस पर कांग्रेस ने भी उनसे पल्ला झाड़ा है और कहा है कि ये दो इंडिविजुअल की बातचीत है। लेकिन जो ऑडियो क्लिप है वो लद्दाख के सांसद ने ट्वीट करी थी, वो क्या क्लिप थी। लेकिन अभी यह बड़ी खबर आई है कि लद्दाख में कांग्रेस के काउंसलर जाकिर हुसैन को आईजी ने अभी कुछ मिनट पहले गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है। बीजेपी ने जाकिर हुसैन पर देशद्रोह का आरोप लगाया था। जाकिर हुसैन के खिलाफ लेह में बीजेपी ने आज सुबह प्रदर्शन भी किया था, हम आपको जानकारी दे दें। लेकिन ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर इस लिहाज से है, जाकिर हुसैन ने बहुत कुछ बोला था और वो ऑडियो क्लिप में ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता, एज अ चैनल हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑडियो क्लिप लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ट्वीट करा है, पब्लिक डोमेन में है, जिसको देखकर कार्रवाई हुई है और जिसको देखकर कांग्रेस ने भी एक पत्र जारी किया है लद्दाख डिवीजन ने, वो हम बता देते हैं। उस ऑडियो क्लिप में ऐसी खबर है कि जाकिर हुसैन पाकिस्तान में किसी से बात कर रहा था और ये जानकारी दे रहा था। वो ऑडियो क्या है ये सुनाना इस समय जरूरी है, ये इस समय की बड़ी खबर है। वो ऑडियो आपको सुनाते हैं, फिर मैं डॉक्टर त्रिवेदी और पवन खेड़ा आपके पास आता हूं। उन्होंने सारा ब्लैक बेल्ट लेके लाके इनकी धज्जियां उड़ा के रख दिया। इन्होंने गोली चलाई ही नहीं, इनके चाइना के वो ब्लैक बेल्ट वो कमांडोज वगैरह आ गया, धज्जियां उड़ा के चला गया। अच्छा, ये गलवान कितना बड़ा एरिया है? ये गलवान एरिया ये बहुत बड़ा एरिया है यार, 135 किलोमीटर ये अंदर आ चुका है। तो अब अंदाजा लगा क्या ये मारेगा? अगर इनमें ताकत होता तो वो पहले मारने से पहले उनको 135 किलोमीटर आने नहीं देता। उन्होंने मार के 135 किलोमीटर इसलिए इनको भगाया है यार। अब कितने फौजी मर गए वहाँ? देखो निसार, ये एग्जैक्ट फिगर दे नहीं रहा, लेकिन मरा बहुत है, बहुत ज्यादा मरा है। अभी तक ये 20 बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 200-250 लोग इनके मर चुके हैं। भाई गॉड। अच्छा मुझे ये बताओ, फायरिंग वायरिंग हुआ नहीं? अबे फायरिंग क्या, वो तो सामने आके मारते हैं, इसके बाद जमीन पे लेटाते हैं, इसके बाद गोली मारते जाते हैं। अच्छा, उनका कोई मरा नहीं है वैसे? मत उनका भी मैंने सुना है कुछ जख्मी हुआ है, मरा नहीं है। फिर पता क्या होगा? फिर दिल्ली में मोदी। हाँ, और सुनो, और पता क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर 370 में वापस मिलेगा। 370 की वजह से ये सब कुछ हो गया? कुश्ती की वजह से ये सब हो गया। तो हमारा क्या होगा कश्मीरियों का? कश्मीर को भेज देंगे हम पाकिस्तान। ये इसी कन्वर्सेशन की वजह से लद्दाख के काउंसलर को अरेस्ट किया गया है। ये बड़ी खबर है, इस समय आईजी की तरफ से बयान आया है। मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। अजय आलोक भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक, मैं आपको बाद में मौका दूंगा, लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, योर रिएक्शन टू इट। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि एक काउंसलर की सॉरी मैं ये बात को बोल रहा हूं, लेकिन एक काउंसलर की हैसियत तो उतनी बड़ी नहीं होती? देखिए, जो बोल रहे हैं बेशक वो गलत बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए गलत नहीं, तो भयंकर राष्ट्रद्रोही बात कर रहे हैं। अब उसमें कुछ बोलने को रही नहीं गया। जिसने सुन लिया है, अब जिसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी का या प्रत्यक्षम की प्रमाणम। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता। अब ये जाकिर हुसैन जो है वो काउंसलर है, इन्होंने ये बोला है। हुसैन दलवाई इनके पूर्व सांसद है, उन्होंने एक और बात बोली थी कि आरएसएस की शाखा लग रही है क्या वहां जाकर सीमा पे। और एक और नेता है सलमान सोज, जिन्होंने ये बोला है कि गलवान घाटी जो गुलाम रसूल गलवान के नाम पर है, उसको अब ये कट्टर हिंदूवादी बचाने में लगे हैं। क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता, और क्यों बोल रहे हैं? और क्यों इसलिए बोल रहे हैं कि जब सर्वोच्च स्तर से इस ढंग के अनाप शनाप प्रश्न पूछे जाते हैं तो अंदर से कार्यकर्ता नीचे जाते जाते इसी प्रकार की सांसद, पूर्व सांसद, इतना बड़ा नेता से लेकर काउंसलर तक ये हालत है। यही समस्या है कि आज चीन पूरी तरीके से डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, कूटनीति से अलग थलग पड़ा है। सिर्फ 2 देश उसके साथ है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। इसके अलावा तीसरा एलाई नहीं मिल रहा है। कोविड के कारण वो बुरे से बुरे दौर में
मगर अफसोस चीन के जो और हालत खराब होनी चाहिए, ये तो पूरा देश चाहता है और सरकार भी हालत खराब करे। पवन खेड़ा, देखिए ये ऑडियो सामान्य नहीं है जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी को के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है। उस ऑडियो को हमने बीप कर दिया था, लेकिन कहा जा रहा है कि लद्दाख के यूनियन टेरिटरी के 100 टुकड़े हो जाएंगे, 370 के बाद कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा। हालांकि कांग्रेस की लद्दाख इकाई ने से पल्ला झाड़ लिया है। अमीश देवगन जी कहा ये दो इंडिविजुअल की बातचीत है। जिसने ये कहा उसके साथ जितनी कड़ी कार्रवाई कानून कर सकता है करनी चाहिए, लेकिन ये कह देना सुधांशु भाई द्वारा कि जैसा नेतृत्व वैसा कार्यकर्ता, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का सरपंच डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ आतंकवादियों को हथियार देते हुए पकड़ा गया, आप उसके खिलाफ आज एफआईआर तक नहीं दर्ज करा पाए, उस चार्जशीट नहीं दर्ज करा पाए, आज एनआईए चार्जशीट नहीं दर्ज करा पाया है देवेंद्र सिंह। हम तो नहीं कहते जैसा नेतृत्व वैसा सरपंच, तो बोलने से पहले सोच लिया करिए। जो नक्सलियों को छत्तीसगढ़ में आपका एक नेता, बड़ा नेता पकड़ा गया, नक्सलियों को 10 साल से सामान दे रहा था, ट्रैक्टर पहुंचा रहा था, हम तो नहीं कहते कि जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता। सोच समझ के बोला करिए सुधांशु जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, आपके छोटे मोटे बाकी कार्यकर्ता हो, स्पोक्समैन हो, वो बोलने कोई बात नहीं, आप कम से कम बोलने से पहले सोचा कीजिए, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो जिसने जो कहा वो गलत कहा, उसके साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। आइए वापस मुद्दे पर आइए और मुझे ये बताइए। पवन जी आपने अपनी बात को रखा, देखिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक लाइन बोली, ठीक है, आप एक लाइन बोल लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए, देन जयलोक। चीन आइसोलेटेड है, हमें बड़ी खुशी होगी जिस दिन चीन आइसोलेटेड हो जाएगा। मुझे एक देश का नाम बताइए पूरे विश्व में जिसने पिछले एक हफ्ते में चीन की निंदा की हो, कॉन्डेम किया हो, क्रिटिसाइज किया हो। शब्द जो इस्तेमाल किए अमेरिका ने, आपने ध्यान से पढ़ा होगा सुधांशु जी, आप बहुत बारीकी से पढ़ते हैं इन चीजों को, उन शब्दों का आप विश्लेषण करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति। ओके, अजय आलोक वांट्स टू मेक अ पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी आपके अलायंस पार्टनर ही है, गिव हिम 40 सेकंड एट लीस्ट। अजय आलोक, जब आप मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, काफी हीटेड डिस्कशन हुआ, लेकिन ये वीडियो भी आया, लेकिन नेतृत्व तो ऐसा नहीं है जो पवन खेड़ा ने बोला। देखिए, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है। पवन जी मेरी सवालों को टाल गए बहुत आराम से, क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, जवाब नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूं पवन जी कि आपके राज्य सरकार के समय, 10 वर्षों के समय, प्रधानमंत्री शब्द की कोई गरिमा थी या नहीं? प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा थी या नहीं? 70 वर्षों में क्या भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि दूसरे राष्ट्र ने ओलंपिक का इन्विटेशन यूपीए चेयरपर्सन को भेजा हो, प्रधानमंत्री को ना भेजा हो? हाँ या ना बता दीजिए। इसमें इतनी मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात है। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री पद की गरिमा थी कि नहीं कांग्रेस पार्टी में? और क्या इसी के कारण, 1 मिनट 10 सेकंड और पवन जी, उसके बाद आप बोलिएगा, क्या इसी के कारण तो ऐसा नहीं है कि चाइना को सबसे ज्यादा उम्मीद हमारे देश के विपक्ष से ही है? अमीश जी, अब आप बताइए। ओके पवन जी, 40 सेकंड, आप मुझे बताइए, क्या ये हल्की बात है या नहीं? जिस चीन के लिए हम आपको बार-बार कह रहे हैं कि उसको कब्जा मत कर, बीच में मत बोलो भाई, मैं भी तो चुपचाप सुना था। मिर्ची आपको लग रही है, चीन को ये मैसेज आपने दिया, शांत बैठिए। चीन को मैसेज आपने दिया ये कि अमीश जी, इस देश में प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं है। क्या तरीका है अमीश जी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्यों बुलाते हैं आप? मुझे बताइए जरा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सच्चाई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रगिरी आप कर रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं बैठा बैठा के, हम पढ़े लिखे, वीडियो दिखा रहे हैं बैठा बैठा के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र की तरह आप बिहेव कर रहे हैं। मैं जवाब पूछ रहा हूँ आपसे। अजय लोग भी डॉक्टर है वैसे, दाखिला नहीं मिलेगा इनको, क्या बोले चले जा रहे हैं? अरे सारे शिक्षाविद, सारे बुद्धिमान आज कांग्रेस पार्टी में बैठ गए, इसलिए हालत हो गई है। रोकिए ना इन्हें, बीच में कॉलेज चले जा रहे हैं। आप ही पढ़िए, क्या मतलब? आप ही पढ़िए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, वो ज्ञान आपको और आपके नेता को मुबारक हो। दाखिला नहीं मिलेगा, वहां भी दाखिला नहीं मिलेगा। अरे एक सवाल छोटा सा पूछा था, क्यों इतने भड़क गए हैं? नहीं घुसने देंगे, छोड़िए। इस तरह साड़ लाल कपड़े देख के अमीश जी, अगर इन्हें चुप कराएंगे छोटा सा सवाल, नहीं तो जवाब। प्रधानमंत्री पद की गरिमा है कि नहीं? चलिए ठीक है, अब आप बोलते चले जाइए, बकवास करनी करते रहिए। नहीं, मुझे लगता है कि शब्द की मर्यादा रखनी चाहिए दोनों तरफ से। और बकवास करिए, आप करिए। नहीं, अब पूरा समय इनको बकवास करने का, आपके चैनल का स्तर लोगों को मालूम पड़ेगा इस तरह की बकवास करने को। अरे जवाब, हाँ, आपका स्तर तो लगता है पता नहीं आसमान से उतर गया है। आपका स्तर लोग नहीं जानते हैं क्या? क्यों बुलाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे बड़े आप हैं, जवाब नहीं है तो भाग रहे हैं। इन्हें चुप कराएंगे तो जवाब। ये थी आपके शासनकाल में
प्रधानमंत्री पद की गरिमा। अजय जी, अजय जी, इसी तरह विश्व हमारे प्रधानमंत्री को समय देखता था। आप दोनों सम्मानित है मेरे लिए दोनों पैनलिस्ट सम्मानित है। आप पवन खेड़ा, आप भी फॉर्मर जर्नलिस्ट है, दिल्ली सीएम के आप एडवाइजर है, डॉक्टर अजय लोग भी डॉक्टर है। तो मेरा निवेदन है कि एक एक करके आप दोनों अपनी बात को रखें। प्रोफेसर वास्ते भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके वीडियो में एक प्रॉब्लम आ रही है, हमें उन्हें दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें कि प्रोफेसर वास्ते जी। पवन जी, आप अपनी बात को रख लीजिए 30 सेकंड, फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी या फिर अजय आलोक को लूंगा। कैन वी कनेक्ट डॉक्टर वास्ते, उनका वीडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। बोलिए पवन। जब इन्होंने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला। जवाब सुनने को तैयार इसलिए नहीं है कि इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए बीच में बोलते रहेंगे, उछलते रहेंगे बच्चों की तरह। अरे उछलो मत, शांत बैठो भाई, मिल जाएगा दाखिला किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। जवाब पहली बात, अब जवाब दे दीजिए। तो ये, अरे भाई तुम चुप रहोगे तो देंगे ना। तुम्हें अपनी आवाज इतनी पसंद है, बीजेपी में कोई बोलने नहीं देता, इसलिए यहां बोले चले जा रहे हो, बोले चले रहे हो। शांत बैठो। तुम ताम पे आ गए आप। अरे भैया शांत रहो ना भाई, शांत। तुम ताम पे आ गए। छोटे हो गए ना, उम्र में छोटे हो गए, शांत बैठो। और अकल में भी छोटे दिख रहे हो, शांत रहो। नहीं, इस तरह की बातें। पवन जी, आप अपनी बात रखिए ना, पर्सनल कमेंट्स क्यों करना। पवन जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज। ये यहाँ बैठकर बोले कि चीन के साथ मिले हुए हो और आप कहोगे मैं शांत बैठा रहूं और तमीज से पेश हूं ऐसे लोगों के साथ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं। किसने कहा इनको कि न्योता नहीं? अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो आप खुद हैं, आप क्या बकवास कर रहे हैं तब से बैठ के? छोड़ो ना, क्यों बोल? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो आप खुद हैं। आज तक एक सेंस की बात की है? आज तक अकलमंदी की बात की है? अकल छू के गई है कांग्रेस पार्टी को? आपके ऐसे घटिया लोगों के कारण कांग्रेस की ये दशा हो गई है। मुझे सिखा रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सवाल का जवाब है नहीं, देश को गर्त में मिला दिया। शो की गरिमा रखे सर। अस्पताल सब बेच के खा गए, बकवास कर रहे हैं यहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आदमी बैठा देते हो। अरे आपसे बड़ा घटिया इंसान कोई नहीं, आपसे ऐसा घटिया सोच कोई नहीं है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा जीरो पे कर दी, दूसरे देशों की को भूल जाएं। ये थे आपका शासन। मेरी गुजारिश है, मेरे शो का स्तर बना के रखे। मेरा निवेदन है आपसे सर, मेरा शो बड़ा पॉपुलर है, नंबर 1 है मेरे। चले जा रहे हैं। ये छोटा आदमी है, इसको बोलने दो। छोटे आदमी से बड़ी बात नहीं मिलेगी। नहीं, कोई छोटा आदमी कोई बड़ा आदमी नहीं। पवन जी, आप भी अपनी बात को रखिए। अजय आलोक, माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप पवन जी बोल ले, फिर आप बोलिएगा, अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा उन्हें। अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो उनको आप 40 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोलेगा। वास्ते साहब, आपका वीडियो चला गया था, मैं आपके पास आया था, आपका वीडियो चला गया था। आई एम कमिंग टू यू। पवन जी बोलिए। माफ कीजिएगा अमीश देवगन जी, जब ये बीच में बोल रहे थे तब तो आपने इन्हें रोका नहीं। अब मैंने उनको, पवन जी देखिए, ऑडियो हमारे यहाँ सबका खुला रहता है, आपका भी खुला रहता है। मैंने उनको, ओके पवन जी, आप अपनी बात को रखिए। ऑडियो की आप बंद कर दीजिए ऑडियो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन छोटे आदमी से मैं छोटी ही बात सुनूंगा तो मैं भी छोटी बात करूंगा। इसलिए मेरे सामने ही अगर बैठाते हो तो मेरे को बोलने दिया करो। जब मैं जवाब दे रहा हूं तो ये बीच में बोले चले जा रहे हैं, आप इनको रोक नहीं रहे। मुझे इनसे बात नहीं करनी, क्योंकि मैं छोटे आदमी से नहीं बात कर सकता। इनके मुंह से छोटी ही बात निकलेगी, जब भी निकलेगी। पवन जी, पॉलिटिक्स में तो एक सांसद वाली पार्टी भी बहुत बड़ी होती है, इनकी तो बिहार में सरकार है। ठीक है, ओके पवन जी, आदमी से बात नहीं करूंगा। पवन जी, आप बहुत लर्निड आदमी हैं, सुधांशु जी भी लर्निड है, अजय आलोक भी लर्निड है। मेरी पवन जी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस तरह के शब्द ना बोले, आप अपनी बात को रखें प्लीज। आपने इनको उस वक्त नहीं रोका, तो अब मैं जो चाहूंगा मैं बोलूंगा। अच्छा, आप अपनी बात को रखिए, आपको कौन रोक रहा है? आप 40 सेकंड अपनी बात रखिए। अजय माय सबमिशन, आप 30 सेकंड रुक जाइए, मैं आपको मौका दूंगा। मैं आपको मौका दूंगा आपकी बात रखने का, लेकिन पहले पवन जी 30 सेकंड बोल लें। बोलिए पवन जी, अनइंटरप्टेड 30-40 सेकंड आप बोल लीजिए। अजय आलोक, दिनेश वासनिक। इन्होंने जयराम रमेश जी के बारे में कुछ बोला, इन्हें याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी जी विदेश में खड़े होकर बोलते हैं कि भारत में जन्म लेने में शर्म आती थी। वहां नहीं मुंह खुलेगा इनका, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं आई होगी ना, ये तथ्य नहीं आते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, वहां तो झूठ चलता है। जयराम रमेश जी ने क्या बोला वो तो याद रह गया। मोदी जी वहां कनाडा में और वहां सिंगापुर में जहां गए वहां बोलते हैं भारत में पैदा होने में शर्म आती थी। तब तो सर इनका झुका नहीं होगा। वहां जापान में खड़े होकर बोलते हैं घर में शादी है और पैसा नहीं है और तालियां बटोर रहे। देश को बर्बाद करने के बाद विदेशों में तालियां बटोरने चले गए, तब इनका सर नहीं झुका। मध्य प्रदेश में आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए भाजपा के नेता पकड़े जाए, जी तो नहीं कहते कि आप मिले हो पाकिस्तान से। हम पर आरोप लगाने में सेकंड लगाते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति से मैं क्या बात करूंगा, मुझे आप बताइए। ठीक है, आपने पवन जी अपनी बात को रख लिया। अब अजय आलोक 30 सेकंड्स आपके लिए, देन दिनेश वासनिक, देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। अजय जी 30 सेकंड्स। जब मैंने आज चाणक्य के शिष्य को माफ कर दिया, क्योंकि इनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बहुत छोटा हूं मैं, उम्र में भी अकल में भी, बहुत बड़ी अकल है इनकी। चाणक्य के बाद इकलौते ज्ञान गुरु यही हुए थे। माफ किया, जाइए
आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन आपने जवाब नहीं देके साबित कर दिया कि 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री पद की ना गरिमा थी, ना प्रधानमंत्री पद का सम्मान था, और आज इसीलिए चाइना की इतनी हिम्मत हुई हमारे साथ करने की, जो आज तक नहीं अब होगी। धन्यवाद पवन जी, ज्ञानी पुरुष। ओके ओके, मैं अपना ऑडियो ऑन कर दूं, मैंने सुना नहीं इन्होंने क्या बोला। अब मैं ऑन करके कुछ बोलना चाहूंगा, एक चीज रह गई। पवन जी बोलिए आप अपनी बात। अमीश जी, पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं इन्होंने क्या बोला, इनसे बस पूछवा लीजिए, क्या मोदी जी जब बाहर जाकर बोलते हैं कि भारत में पैदा होने में शर्म आती है, तो ये उस स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं या नहीं? बस इसमें हाँ या ना में जवाब देके मुझे आप बाद में बता दीजिएगा, क्योंकि इनकी बात मैं सुन नहीं पाऊंगा। अच्छा लोग सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, पहले जवाब दिया जाता है, फिर जयराम रमेश जी का सवाल था, मोदी जी का जवाब मिला, इसका जवाब मुझे दिलवा दीजिए अमीश जी। जयराम रमेश जी के लिए इन्होंने कुछ कहा था, मैंने मोदी जी के बारे में एक बताया, उसका तथ्य है वो सबने, आपने भी सुना, हमने भी सुना, आपके चैनल पे मैंने सुना, मोदी जी वो बोलते हुए कि शर्म हिंदुस्तान में पैदा हो। ठीक है दिनेश इन्हें भी शर्म आती है क्या? ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया। अजय ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं। दिनेश वार्ष्णे हमारे साथ थ्रू है मुझे लग रहा है, क्योंकि वीडियो भी दिख रहा है, ऑडियो भी दिख रहा है। डॉक्टर त्रिवेदी 30 सेकेंड्स। आई एम सॉरी डॉक्टर त्रिवेदी, काफी देर बाद आ रहा हूं आपके पास, आपका ऑडियो नहीं आ रहा डॉक्टर त्रिवेदी। आपकी आवाज आ रही है मुझे? मेरी जी बोलिए। ये थोड़ा स्काइप के साथ दिक्कत है। पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग निरर्थक बहस में पड़ गए, पर बड़ा आदमी छोटा आदमी, दो ही उदाहरण देता हूं। नेता प्रतिपक्ष बड़ा या सांसद बड़ा? नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने हौक के बयान दिया चीन के खिलाफ, उन्होंने ड्रैगन और जाने क्या क्या कह दिया, डपट के चुप करा दिए गए। राहुल गांधी जी ना राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना नेता प्रतिपक्ष है, और वो चपक के बोल रहे हैं, अधीर रंजन के ऊपर भारी। सांसद बड़ा या प्रधानमंत्री बड़ा? चिन्ह करके अध्यादेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिए मनमोहन सिंह जी के जमाने में। तो भाई बड़ा छोटा कौन, ये तो कांग्रेस के अंदर बड़ी विचित्र बात है। जो बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, अक्सर मैं सिर्फ कहूंगा पद बड़ा और आदमी छोटा। अब मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक यथार्थपरक बात हम लोगों को करनी चाहिए। अभी जो बोला था पवन जी ने, उन्होंने अटल जी के बारे में बोला था, तो मैं एक बिंदु का स्पष्टीकरण दूं। अटल जी पहले विदेश मंत्री थे जो 62 के युद्ध के बाद चाइना गए। प्रधानमंत्री मोरारजी थे, 1979 में अटल जी गए, परंतु वह एकमात्र विदेश मंत्री हैं जो चीन का दौरा आधा छोड़ के चले आए, क्योंकि उसी समय सूचना आई कि चीन ने वियतनाम में फौजें दे दी, आईना दिखा के चले आए। प्रधानमंत्री के रूप में जब 2003 में गए, सिक्किम का विलय इंदिरा जी ने किया था, और सिक्किम को मान्यता नहीं दी थी चीन, मान्यता दी 2003 में जब अटल जी की बीजिंग यात्रा के दौरान। और तिब्बत को जो आपने मानने की बात कही, 1955 में बांडुप कॉन्फ्रेंस में अगर तिब्बत के ऊपर चीन का आधिपत्य नेहरू जी ना माने होते, तो कोई दुनिया मानने को तैयार नहीं थी तिब्बत में चीन का। वो तो अफसोस ये थी कि हिंदी चीनी भाई भाई में तिब्बत चला गया, वरना हमारी और चीन की सीमा ही नहीं मिलती। ओके डॉक्टर त्रिवेदी, प्रोफेसर वार्ष्णे को मैं लेके आना चाहता हूँ, एक सेकंड। डॉक्टर त्रिवेदी, पवन जी देखिए, वार्ष्णे साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका ऑडियो भी कनेक्ट नहीं होता। पवन जी मैं आपको मौका दूंगा। पवन जी मैं मान रहा हूं उन्होंने आप पे अटैक करा, मैं आपको मौका दूंगा। प्रोफेसर वार्ष्णे, वो भी विपक्ष के पार्ट है। प्रोफेसर वार्ष्णे, यहां तो हम इतिहास में जा रहे हैं, क्या पंडित नेहरू ने कहा, क्या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, लेकिन इस समय पॉइंट ये है कि हम कहां खड़े हैं। गलवान घाटी के अंदर जो कुछ हुआ, हमारी सेना ने बड़ा जवाब दिया, लेकिन विपक्ष क्या उस बात को नहीं मान रहा कि सेना जवाब दे सकती है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आप ही बता दीजिए, हाल फिलहाल के अंदर बीते 25-30 साल के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला हो, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी? अमीश देखो, सर आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है वार्ष्णे साहब, वीडियो भी डिस्कनेक्ट हो गया है। I'll come to you again वार्ष्णे साहब, there is some glitch, technical glitch। दिनेश वार्ष्णे, सुधांशु जी मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, पवन जी को भी कुछ कहना है, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार का ये जोरदार एडिशन, जिसमें टीम बीजेपी है और टीम कांग्रेस है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार का ये आखिरी दौर है, और इस आखिरी दौर में मैं बहुत डायरेक्ट सवाल पूछूंगा अगले 30 सेकंड के अंदर। फॉरवर्ड प्लानिंग क्या होनी चाहिए देश की? और मुझे लगता है कि तमाम लोग इस पर बोलेंगे, तू मैं में नहीं फंसेंगे। पवन खेड़ा जी, आपको मैं सबसे पहले समय देता हूं, आप विपक्ष में भी है। यू हैव 30-35 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। फॉरवर्ड प्लानिंग सरकार की क्या होनी चाहिए यहां से, सॉल्यूशन ओरिएंटेड? पवन जी, लगता पवन खेड़ा तक आवाज नहीं जा पा रही है। ओके,
मैं रुक करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक, आप पवन, आपको आवाज मिल रही है? पवन जी, क्या आगे सरकार का रुख होना चाहिए? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? 30 सेकंड आपके पास। आ रही है आवाज? जी पवन जी। देखिए साहब, हमारी कितनी भूमि पर, कितने भूभाग पर अब चीन का कब्जा है, उसका उत्तर मिलना चाहिए। क्या प्रयास और क्या तरीके होंगे, क्या रणनीति होगी उस कब्जे से अपनी जमीन को छुड़वाने की, उसका उत्तर मिलना चाहिए। और हाँ सुधांशु जी, आप कह रहे थे कि बड़ा कौन छोटा कौन, वाजपेयी जी ने राजधर्म याद दिलाया था, मुख्यमंत्री उस वक्त के गुजरात के थे। पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं माना, पता नहीं बड़ा कौन था छोटा कौन था, वो आप जाने। बताइएगा किसी दिन की वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बड़े थे या नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बड़े थे? और जिस अध्यादेश की आप बात बार बार करते हैं राहुल गांधी ने फाड़ दिया, सुधांशु जी बताइए क्या आप उस अध्यादेश के पक्ष में थे? आज लाइव टीवी पे अमीश देवगन जी का शो बड़ा पॉपुलर शो है, इस पे बताइए क्या ठीक है? समय खत्म हो गया, मुझे लगता है इसके लिए एक दिन और चर्चा करनी पड़ेगी। सुधांशु, मैं आपको 10 सेकंड दे सकता हूं, और इतना मैं मानूंगा ये बराबरी की बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको 10 सेकंड दे सकता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, बोलिए 10 सेकंड के अंदर, क्योंकि आपसे सवाल पूछा गया लाइव डिबेट के अंदर। 10 सेकंड। बात अध्यादेश के वस्तु की नहीं है। अरे जिसकी सरकार उसकी आंख की कनखी के इशारे पे चल रही हो, अगर अध्यादेश को बाहर ला के फाड़े, वो भी किस प्रधानमंत्री का जो उसके पिता के बराबर उम्र का हो, तो किसने छोटापन दिखाया? शुक्रिया सर, समय है नहीं। अजय आलोक, माफी चाहता हूं आपके पास नहीं आ पाया। दिनेश वासुदेव देवस्टम, टेक्निकल ग्लिच। आज का निष्कर्ष यह है कि देश इस समय एकता चाहता है, और एकता से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि चाइना को जवाब देना जरूरी है, और भारत की सेना, सरकार दोनों सक्षम है जवाब देने में। नमस्कार, धन्यवाद। अगला शो 100 बात की एक बात।